हाय फ्रेंड, आने वाले कई सालों तक नेपाल की जनता इस घंटी की आवाज को नहीं भुला पाएगी। वाकई चुनाव में कुछ ऐसा अप्रत्याशित हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 8 सितंबर 2025 के युवा आक्रोश को इस तरीके से नेपाल की जनता व्यवस्था परिवर्तन में बदल देगी, ये समझना मुश्किल था। आमतौर से लोग युवाओं के आक्रोश को सोडा वाटर की बोतल का ज्वार समझते हैं। अभी है, खत्म हो गया और पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो जाती है। इससे आगे नेपाल में क्या होने वाला है, इस विषय पर हमने बात की डॉक्टर गीता कोचर से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। भारत, चीन और नेपाल के परस्पर संबंधों और उनके आंतरिक मसलों के गहरी जानकार हैं। पहले तो आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। और मैं नेपालियों को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत सफलपूर्वता शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन किए। अब आपका जो सवाल है कि बालेन के लिए जो इतनी बहुमत आई है वो किस लिए आई है, देखिए मुझे लगता है कि ये एक युवा की एक तरह से जीत है, क्योंकि बहुत सारे युवा थे जो इस बारे में बात कर रहे थे। आपने जेनजी प्रोटेस्ट में भी देखा कि बहुत लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक डिसइल्यूजनमेंट चल रहा था लोगों में, क्योंकि कोई नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो सब लोग जो थे बहुत नाखुश थे, और ऊपर से सबसे ज़्यादा उन लोगों को ठगा हुआ तब महसूस हुआ जब कि उन्होंने देखा कि भाई हमने तो बहुमत ओली और प्रचंडा जी की सरकार को दिया था पिछले इलेक्शन में, और उसके बाद हुआ ये कि उन लोगों का आपस में मतभेद हुए, वो पार्टी टूटी, तो प्रचंडा जी ओली के साथ मिल गए और प्रचंडा जी ये देवबा के साथ मिल गए, और फिर उसके बाद देवबा जी ओली के साथ वापस मिल गए। तो ये जो एक रिवॉल्विंग चेयर का जो एक सिलसिला चल रहा था, उससे उन लोगों को लगा कि हमने बहुमत की सरकार को दिया, उस सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं है, और ये आपस में ही एक अपनी गद्दी के चक्कर में जो है ये लड़ाई कर रहे हैं, और नेपालियों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। तो इस तरह की जो सोच बढ़ गई थी, जिस वजह से बहुत लोग नाखुश थे, उसको बदलने का, एक नई सोच को लाने का, नए विचार को लाने का, नई सरकार को, नए लोगों को और युवाओं को जो है प्रमोट करने का एक जो उनका विचार था वो सफल हुआ है, और बहुत शांतिपूर्वक ये लोग कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जेनजी मूवमेंट में, जेनजी प्रोटेस्ट में हमने बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खराब किया, बहुत लोगों ने बिल्डिंग्स जला दी, बहुत पैसे का नुकसान हुआ और हेरिटेज का भी नुकसान हुआ। लेकिन इलेक्शन जो सुशीला सरकार ने बोला था कि हम 6 महीने में कराएंगे, वो करा पाई, और ये सफलतापूर्वक हुआ। ये एक तरह से एक जीत है सब नेपालियों के लिए कि बहुत कम देखा गया है कि जेनजी का विद्रोह चुनावों की बैतरणी इतनी सफलता से पार कर जाए। हमने बांग्लादेश में देखा, कुछ इसी तरीके का विद्रोह हुआ जो कि साल भर से ज्यादा चलता रहा शेख हसीना के खिलाफ। लेकिन जब चुनाव हुए तो स्टूडेंट्स और उनकी पार्टी चुनाव के नतीजों से नदारद थी, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की। तो इस चुनाव का श्रेय किसको जाना चाहिए? इस सफलता का सेहरा किसके सर बांधा जाना चाहिए? जेनजी प्रोटेस्ट के बाद कुछ ऐसा नया हो जाए, पूरी सरकार नई बदल के आ जाए, नए लोग आ जाएं, ये बहुत कम होता है। क्योंकि ये जेनजी प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि आपस में ही युवाओं में बहुत मतभेद था, तो एक आवाज उठ के आ नहीं रही थी। तो बहुत लोगों के अपने ये विचार थे कि भाई ये किस तरह से हो पाएगा। तो इसका श्रेय मैं बहुत सारी चीज़ों को देती हूँ। पहला ये कि बालेन शाह ने जो 3 साल में काम किया मेयर के हिसाब से, वो काठमांडू के मेयर रहते उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम युवा जो है अकेले आकर भी कुछ नए सोच, नए विचार को ला सकते हैं, नए तरीके के काम कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे उन्होंने लोगों की जो भी समस्याएं थी उनको पब्लिकली आकर वो सुनते थे, और सब लोगों को मौका दिया जाता था कि अपनी बात को रखें और अपने सजेशंस लाएं। तो वो उन्होंने एक नया किया, और बहुत सारे ऐसे नए तरीके से उन्होंने जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म किया था।
तो लोगों को ये लगता था कि एक विश्वास था कि जिसको हम अब ये जो एक इमेज आई थी कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो रहे हैं, ये एक नया एक उन्होंने मौका दिया है, एक युवा को मौका दिया है, तो ये एक चीज़ थी। बहुत सारे युवा ये भी चाहते थे कि युवा आने चाहिए। बहुत पुराने लोग जो हैं उन्होंने एक सिंडिकेट बना रखा है, उसको हमें ख़त्म करना है, वो भी एक बात है। और दूसरा श्रेय मैं रवि लामिछानी जी को भी दूंगी, जो कि इस पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि सबको सम्मिलित किया जाए। उन लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को इस पार्टी में आने का मौका दिया। बहुत लोगों को ये बोला कि आप हम लोगों के साथ जुड़िए और नई सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये भी एक बात थी। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जेनजी के कुछ कुछ युवा थे, उनको भी इसमें मौका मिला है। तो ये एक तरीके का नया सोच था। और कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला, और उनके अगर आप मैनिफेस्टो में देखें जो एक नया विचार आया है वो ये कि जो पार्लियामेंट में सदस्य आएंगे उनको मिनिस्ट्रीज नहीं दी जाएंगी, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, यानी कि मेरिट की बात की जा रही है। तो इससे भी लोगों को लगता है कि उनके लिए कुछ दशा है, जो कि बहुत पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो अभी उनको कोई नौकरियां नहीं मिली, उनका कोई स्कोप नहीं उनको नजर आ रहा है नेपाल में। तो ये भी एक उन्होंने नया विचार रखा था जो लोगों को बहुत महत्वपूर्ण लगा। और सबसे आखिरी बात मुझे लगता है कि ये है कि जो पुराने लोग थे वो लोग भी अब इस चीज से तंग आ चुके थे कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपने लिए पैसा बटोरने में लगे हैं। और सबको नजर आया था कि इन्होंने खुद के लिए तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टियां बना रही हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सड़कों पे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। उन लोगों के कोविड के बाद भी उन लोगों को बहुत बुरा सहन करना पड़ा। बहुत लोगों को जो बाहर भी नौकरियां थी वो भी वापस आ गए। तो वो जो एक इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में था कोविड के दौरान भी, वो भी एक चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है इस सब सोच विचार को बदलने के लिए। अपने चुनाव घोषणा पत्र में बालेंद्र शाह ने सभी भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने का वादा किया था। उनके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रवि लामिछाने भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जेल से छूटे हैं। क्या वो कर पाएंगे, और क्या रवि लामिछाने की जो छवि है बालेंद्र शाह के लिए आगे चल करके एक चुनौती साबित होगी? रवि लामिछाने की छवि बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि वो जेल में थे। तो लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव था। तो ओली जी ने जानबूझकर ऐसा किया था, ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा आगे चलकर एक प्रश्न चिन्ह बनेगा कि रवि लामिछाने और बालन के बीच में कोई ईगो क्लैश तो नहीं होता। क्योंकि अगर आप पहले देखें तो इसी तरीके से ओली जी और प्रचंदा जी ने भी तालमेल बिठाया था, तो हो गया था, उनके बीच में भी कोई ईगो क्लैश हुआ था। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज, जासपा की पार्टीज हैं मधेश में, जिनको हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने यूनिटी की थी। और उसके बाद मधेसी एक बहुत बड़ा बहुमत का एक फोर्स बन के पार्टी में आने वाला था, लेकिन फिर उन लोगों का ईगो क्लैश हो गया। तो ये समस्या होने का एक वो है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पार्टीज के पुराने जो लीडर्स हैं, जब उनकी पार्टीज अब हार गई हैं, उनमें नजर आ रहा है कि उनका कोई स्कोप नहीं है, तो वो इस मुद्दे को दोबारा जरूर उठाएंगे कि अगर बालन शाह जी बाकी करप्ट लीडर्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो रवि लामिछाने जी का क्या कर रहे हैं। वो उस करप्शन के मुद्दे को जरूर वापस लेके आएंगी। तब मुझे लगता है कि ये मुद्दा जरूर वापस आएगा कि भाई उनकी कोई क्लीन इमेज है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। या फिर ये वही कर रहे हैं जो पुराने जितने भी नेता थे उन्होंने किया कि भाई दूसरे पार्टीज के लोगों को एक करप्शन का मतलब वो नोटिस देकर थोड़ा डराना धमकाना हो रहा है। तो बालन शाह भी क्या उसी उस पे जा रहे हैं, या कोई नई तरीके से इस करप्शन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये ज़रूर है कि बालन शाह जी जब आएंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो करप्शन के हुए हैं केसेस, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी देख लीजिए जो ये जेनजी प्रोटेस्ट में जितने लोगों को जो एक रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट आ गई है, और उसमें ओली जी को ओली जी का नाम आया है। तो हो सकता है बालन शाह जो हैं सबसे पहले उन्हीं पे एक टारगेट करें, उनके ऊपर केस करें।
और हो सकता है कि उनको जेल में भी डाला जाए। तो इस चीज़ पे ज़रूर सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहीं जाकर इन लोगों में आपस में मतभेद होता है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का ये विश्वास दिलाया लोगों को, और मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक कर पाएंगे, क्योंकि उनके मेयर होते भी उन्होंने ऐसे कुछ काम किए थे। जो करप्शन के सिंडिकेट बने हुए थे उनका नेटवर्क तोड़ा था। तो शुरू में तो ज़रूर कर पाएंगे। ये देखना है कि किस हद तक कर पाएंगे, क्योंकि करप्शन जो है इस वक्त नेपाली सोसाइटी में बहुत पूर्ण तरीके से आ रखा है। पॉलिटिक्स में ही नहीं, पूरी सोसाइटी में आ रखा है। तो किस लेवल तक वो करप्शन को हटा पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, ये ज़रूर है। ये स्वाभाविक है कि नेपाल की विदेश नीति, खास करके भारत नेपाल संबंध, नेपाल चीन संबंध, नेपाल अमेरिका संबंध पर लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। बालेंद्र शाह किस तरीके से चीन, भारत और अमेरिका से संतुलन बनाएंगे, खास करके जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी है और एक तरीके से चीन का बेस नेपाल से साफ सा दिखता है। तो क्या बालेंद्र शाह इस मौके का फायदा उठाकर अपनी विदेश नीति चीन से आजाद करवाने में सफल होंगे? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बालेंद्र शाह का बाकी देशों के प्रति क्या रवैया रहेगा, खास करके भारत और चीन के प्रति क्या रवैया रहेगा। मुझे लगता है कि इक्वी डिस्टेंस का एक जो पहले इन लोगों का पॉलिसी था, क्योंकि ओली जी ने आके इक्वी प्रॉक्सिमिटी की बात की थी, वो इक्वी डिस्टेंस को वापस लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म का कफन लेकर, मतलब वो अपना झंडा लेकर आए हैं। उन्होंने ओली जी को इसीलिए ओली जी को हरा पाए, क्योंकि ये दिखा पाए कि मैं उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी हूँ। और ये जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो एक वो झंडा है, उनको कहीं ना कहीं बरकरार रखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे नेपाली हैं जो कि कहेंगे कि भाई आप जो है किसी एक देश के प्रति ज़्यादा ही बायस हो रहे हैं, और स्पेशली भारत के प्रति अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस का रवैया दिखाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि उनका अगर पहले भी आप देखें तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है, जैसे कि ग्रेटर नेपाल का जो नक्शा है, जिसे हम चूजा नक्शा कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट में उनके पास हो रखा है, उसको उन्होंने मेयर होते हुए भी अपने ऑफिशियल उसमें लगाया और उसका समर्थन किया कि हम अपना ग्रेटर नेपाल वापस लाएंगे, जिसके चलते बहुत सारे युवा जो हैं उनके समर्थन में आए हैं। तो ये राष्ट्रवाद का जो झंडा है, ये बहुत सालों से नेपाल में चलता आ रहा है। तो सारे प्रधानमंत्री वही बनते हैं जो भारत को किसी न किसी तरीके से गाली देते हैं या करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे को ये देखना है कि भारत की नीति नेपाल के प्रति क्या हो गई है। क्या वो उनके पॉलिटिकल उसमें इंटरफेयर करेंगे? चीन नहीं कर रहा है, भारत भी अब नहीं कर रहा है। भारत का पूरा जो फोकस है वो अब कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल सपोर्ट, इन सब, और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, इन सब चीज़ों के प्रति हो रखा है। जो कि लेकिन एक मुद्दा जो अभी चल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होगा, वो होगा सीमा का विवाद जो चल रहा है बहुत सालों से। जो मैकेनिज्म बने हुए हैं उसके ऊपर काम किस तरीके से किया जाएगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि सारे नेपाली जो हैं वो उसको देखने के लिए लगे हुए हैं कि इस पे बालेंद्र शाह का क्या विचार होता है। बहुत सारी जो अब पार्टीज, पुरानी पार्टीज जो हैं, स्पेशली ओली सरकार की जो पार्टी रही है, जो इस मुद्दे को लेके आई थी, वो भी इस पे ध्यान रखेंगी कि बालेंद्र शाह कहीं कोई गलती करें जिसके चलते वो एक नया मुद्दा बना सकें। और चीन के साथ उनको आर्थिक बहुत सारे आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उस पे भी बनाए रखेंगे, और अमेरिका के साथ भी करेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो और उठ के आएगा वो है एसपीपी का। पहले एमसीसी तो पास हो गया था, अब ये एसपीपी पास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बालेंद्र शाह की, अगर 5 साल ये सरकार चलती है तो ये सब मुद्दे उनके ऊपर उठ के आएंगे, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे एसपीपी का हो। उन मुद्दों पे वो किस तरह से अपना काम कर पाएंगे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि उनका रवैया दूसरे सरकारों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति क्या रहता है। रेड ओवर ग्रीन नेपाल के सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है और प्रार्थना करता है कि नई सरकार के द्वारा उनकी सभी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हों।